can't figure out what is rotator cuff injury, so this video is just for you only. So hello everyone, welcome to Physiopath by Ruchi. Today we will learn about definition, causes, diagnosis, treatment and physiotherapy management of rotator cuff injury. So first of all, what is rotator cuff? The rotator cuff is a group of shoulder muscles that surround the shoulder. So in this image we can see कि हमारे शोल्डर में जो मसल्स चार मसल्स मिलके रोटेटर कफ बनाती हैं, दैट इज सुप्रास्पाइनेटस जो कि हमारे शोल्डर ब्लेड के अबव में लाई करती है, इंफ्रास्पाइनेटस जो कि हमारे शोल्डर ब्लेड के नीचे होती है, टेरेस्पाइनर just beside the lateral border of scapula and subscapularis. ये चारों मसल्स मिलके हमारी रोटेटर कफ बनाती हैं. These muscles work together to provide dynamic stability to the shoulder. ये मसल्स एक साथ काम करती हैं जिससे हमारे शोल्डर को डायनेमिक स्टेबिलिटी मिलती है. Crucially, they help keep the head of the humerus upper arm bone firmly seated within the shallow shoulder socket glenoid. Mainly इनका काम है जो हमारा हेड है ह्यूमरस का वो स्टेबली फिट रह सके, स्टेबली फिट रहकर काम कर सके हमारे ग्लेनॉइड कैविटी में. रोटेटर कफ मसल्स एंड देयर फंक्शंस. सो अलग अलग चारों मसल्स के अलग अलग फंक्शंस हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रास्पाइनेटस, इट इनिशिएट्स आर्म एबडक्शन, ये हमारे शोल्डर एबडक्शन में हेल्प करती है. इंफ्रास्पाइनेटस, इट हेल्प्स इन एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर. सबस्कैपुलरिस, इट हेल्प्स इन इंटरनल रोटेशन ऑफ द shoulder. And teres minor, it externally rotates our arm. Why is it important? Important है क्यों रोटेटर कफ? It maintains stability, stability देती है हमारे शोल्डर को. Acts as the primary dynamic stabilizer for the highly mobile shoulder joint during all movements. Everyone knows कि हमारा शोल्डर 360 डिग्री मूवमेंट कर सकता है एंड प्राइमरी डायनेमिक स्टेबलाइजर की तरह हमारी रोटेटर कफ मसल्स काम करती हैं. अगर ये काम नहीं करेंगी तो डिसलोकेट हो जाएगा हमारा शोल्डर. सेंटर्स ह्यूमरल हेड, हमारे ह्यूमरल हेड को सेंटर में बनाए रखती है. कंटिन्यूअसली कंप्रेसेस एंड कीप्स द ह्यूमरल हेड सेंटर्ड सिक्योरली इन द ग्लेनॉइड सॉकेट, ताकि हमारा जो ह्यूमरस है तो उसका ह्यूमरल हेड हमारे ग्लेनॉइड सॉकेट से बाहर ना आ जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती हैं. एसेंशियल फॉर डेली लाइफ. Without it, basic daily activities involving arm elevation, reaching or lifting become extremely difficult. So, rotator cuff muscles के बिना हम डेली एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. हम अपनी आर्म्स को एलिवेट नहीं कर सकते हैं, उठा नहीं सकते हैं, किसी चीज़ को हम पकड़ने के लिए पहुंच नहीं पाएंगे, और किसी भी चाहे हैवी हो चाहे लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स हो हम उनको लिफ्ट नहीं कर सकते हैं. सो व्हाट इज रोटेटर कफ इंजरी? जो रोटेटर कफ इंजरी होती है वो एग्जैक्टली क्या है, मतलब क्या हो जाता है ऐसा कि रोटेटर कफ इंजरी कॉज करती है? अ रोटेटर कफ इंजरी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ शोल्डर पेन एंड डिसेबिलिटी. एक्सट्रीमली कॉमन शोल्डर इंजरी स्पेशली इन एडल्ट्स में सबसे ज़्यादा होने वाली शोल्डर इंजरी है ये. The incidence and risk of tears increase significantly with age due to tendon degeneration. सबसे ज़्यादा मतलब इस इंसिडेंस रेट इसकी बढ़ जाती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है. क्यों? क्योंकि हमारा टेंडन डीजनरेट होता है और इजीली ब्रेक हो जाता है. Can range from mild inflammation, tendinitis to partial or complete tendon tears. तो माइल्ड इन्फ्लेमेशन से एक्सट्रीम और पार्शियल और कंप्लीट टेंडन टीयर्स की वजह से रोटेटर कफ इंजरी होती है. कॉजेज ऑफ इंजरी, व्हाट आर द कॉजेज?
सो एक्यूट ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा हो गया हमारे साथ, जैसे सडन इंजरी हुई, फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड और आर्म, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली होने वाली इंजरी है कि हम अपने आर्म्स के बल पर, बाजू के बल पर गिर जाते हैं और हमें रोटेटर कफ इंजरी हो जाती है। हैवी लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट स्पेशली विद जर्की मूवमेंट्स और पुअर फॉर्म। सो मेनली ये जिम्स में ज़्यादा देखने मिलता है हमें, या फिर हम बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम पानी से भरी हुई बकेट्स को लिफ्ट कर लेते हैं, या हम बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स को अचानक से उठा लेते हैं, तो हमें रोटेटर कफ इंजरी हो जाती है। रेपिटेटिव ओवरहेड शोल्डर मूवमेंट्स ओवर टाइम लीडिंग टू वेयर एंड टेयर। तो रेपिटेटिव यूज में जब हमारा टेंडन रिपीटेडली वर्क करता है, तो उसके रिपीटेडली ओवर यूज से हो सकता है वेयर एंड टेयर होने की वजह से हमें रोटेटर कफ इंजरी हो जाए। ऑक्यूपेशनल रिस्क, सो व्हाट आर द ऑक्यूपेशनल रिस्क? ऐसे एक्टिविटी या ऐसी जॉब्स जिसमें हाई रिस्क होता है कि रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है, जैसे कॉमन इन प्रोफेशंस लाइक पेंटर्स एंड कारपेंटर्स ड्यू टू कांस्टेंट आर्म एलिवेशन। हमारी कुछ जॉब्स हैं, जैसे पेंटर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, तो इनकी जो लगातार हाथ उठाने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें रिस्क बढ़ जाता है कि रोटेटर कफ इंजरी इन्हें हो सकती है। What are the clinical features of rotator cuff injury? So first one is pain, especially during abduction, flexion and extension of the arm. तो पेन में हम देखेंगे कि जब हम अपने आर्म को एबडक्ट करेंगे, फ्लेक्स करेंगे या एक्सटेंड करेंगे तो हमें पेन होगा। नाइट पेन ज़्यादा रहता है इसमें, एक्सेसिव पेन एट नाइट मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू स्लीप ऑन द अफेक्टेड साइड। अगर मान लीजिए कि हमारे राइट हैंड में रोटेटर कफ इंजरी हुई है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू लाई ऑन द राइट साइड। स्वेलिंग एंड टेंडरनेस अराउंड द शोल्डर जॉइंट, तो शोल्डर जॉइंट पे हमें स्वेलिंग देखने मिलेगी एंड टेंडरनेस भी रहेगी। डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, हमारी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी। नोटिसेबली रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन, मतलब हम अपने आर्म को उतना ज़्यादा एलिवेट नहीं कर सकते हैं जितना हम कॉमनली कर पाएंगे। पेन की वजह से भी हो सकता है, और बाकी हमारा जॉइंट रेस्ट्रिक्ट कर लेता है किसी भी इंजरी में, एक सेल्फ बोल सकते हैं। सो वीकनेस, सिग्निफिकेंट वीकनेस व्हेन लिफ्टिंग और रोटेटिंग द आर्म। सो वीकनेस देखने मिलेगी, ये वीकनेस एंड नाइट पेन, ये दोनों इसके मेन सिम्टम्स हैं कि ये रोटेटर कफ इंजरी है। डायग्नोसिस, सो व्हाट इज द डायग्नोसिस? क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ पेन, स्वेलिंग, चेकिंग फॉर लोकल टेंडरनेस, टेस्टिंग फॉर आर्म वीकनेस से हमें पता चलेगा, मेजरिंग रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हमें एक्सरे करेंगे, सो टू रूल आउट बोन इश्यूज, अर्थराइटिस, स्पर्स। सो एक्सरे से हमें पता चलेगा कि ये डिजनरेटिवली हुआ है या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ है। सो हमें उसी के अकॉर्डिंग फिर हम प्रोग्नोसिस बनाएंगे, हम बता पाएंगे कितने टाइम में ठीक होगा, और हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। एमआरआई, गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर व्यूइंग सॉफ्ट टिश्यू एंड कंफर्मिंग टेंडन टीयर्स। सो एमआरआई में हम देखेंगे कि जो टिश्यू हैं और टेंडन टीयर्स है, तो एमआरआई में हमें कंफर्म हो जाएगा, जैसे हम इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये जो शोल्डर जॉइंट है, ये ग्लेनॉइड कैविटी पे हम ये ग्रीन साइन देख पा रहे हैं। तो यहाँ हमें देखने मिल रहा है कि स्पर्स और थोड़ा टिश्यू डैमेज हुआ है। सो नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट फॉर अ रोटेटर कफ टीयर डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी, एज एंड एक्टिविटी लेवल। मैंने आपको बताया कि
उस पर बेस्ड करता है हमारा ट्रीटमेंट कि इंजरी कैसे हुई है या किस एज ग्रुप वाले इंसान को हुई है। सो दो अप्रोचेस हैं हमारे ट्रीटमेंट में, फर्स्ट है कंजर्वेटिव और दूसरा रहेगा सर्जिकल। सो फर्स्ट कंजर्वेटिव में राइस प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। अदर मॉडलिटीज जो हम इसमें यूज करेंगे, NSAIDs, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सो ये पेन मैनेजमेंट के लिए रहेगा, और फिजियोथेरेपी crucial for restoring movement and strength. Operative treatment, that is surgical management. Surgery is considered for severe tears, acute injuries or when conservative treatment fails. जब हमारा conservative treatment जो हमारा राइस प्रोटोकॉल है वो फेल होता है, या हमारा पेन मेडिकेशन से कुछ नहीं हो रहा है, या फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी काम नहीं कर पा रहा है, तब हम ऑपरेटिव पर जाते हैं। सो पहला है आर्थ्रोस्कोपिक टेंडन रिपेयर। अगर टेंडन टेयर हुआ है, सो मिनिमली आर्थ्रोस्कोपिक टेंडन रिपेयर में ये मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक है यूजिंग अ कैमरा एंड स्मॉल टूल्स। सो इसमें हम थोड़ा सा इंसिजन करते हैं और कैमरा और स्मॉल टूल्स के थ्रू हम टेंडन को रिपेयर कर देते हैं। दूसरी टेक्निक है ओपन टेंडन रिपेयर। तो इसमें लार्जर इंसिजन किया जाता है और फिर सिवियर टीयर्स को ऑपरेट करके रिपेयर करते हैं टेंडन। टेंडन ट्रांसफ़र, अगर टेंडन रिपेयर करने लायक बचा ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिजनरेट हो गया है या बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, सो हम टेंडन ट्रांसफ़र फिर करते हैं यूजिंग अ नियर बाय हेल्दी टेंडन इफ द नेटिव टेंडन इज इररिपेयरेबल। शोल्डर रिप्लेसमेंट फॉर मैसिव टीयर्स कंबाइंड विद जॉइंट अर्थराइटिस। अगर जॉइंट अर्थराइटिस है या बहुत ज़्यादा, मतलब बोन भी ऐसी हालत में नहीं रह गई है कि हम उसको रिपेयर कर सकें और सर्जरी के थ्रू भी, तो हम फिर शोल्डर रिप्लेसमेंट फॉलो अप करते हैं। नेक्स्ट, रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी। अब रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी क्या होती है? इसमें कॉमनली हम देखते हैं, इस इमेज के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। हमारी शोल्डर ब्लेड्स का जो ग्लेनॉइड फोसा होता है वो कैविटी सॉकेट की तरह काम करता है, और जो हमारा ह्यूमरल हेड है वो बॉल की तरह काम करता है, जो कि ह्यूमरल हेड हमारा ग्लेनॉइड सॉकेट में फिट होता है, तब हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। लेकिन रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी में क्या किया जाता है, हमारे शोल्डर ब्लेड का जो ग्लेनॉइड फोसा है वहाँ पर हम उसे हेड की तरह यूज़ करते हैं फिक्स करके, और जो हमारा ह्यूमरल हेड है उसे हटाकर हम वहाँ पे फोसा टाइप, सॉकेट टाइप हम अटैच करते हैं, जिससे हमारा ये फिर रिवर्स आर्थ्रोप्लास्टी फॉर्म करता है। सो यूज्ड इन केसेस ऑफ मैसिव इररिपेयरेबल रोटेटर कफ टेयर्स ऑफन एसोसिएटेड विद सीवियर अर्थराइटिस। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस भी है और रोटेटर कफ टेयर्स को अब रिपेयर भी नहीं किया जा सकता है, तब हम रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी फॉलो अप करते हैं। देन द एनाटॉमी इज रिवर्स्ड। सेम मैंने आपको बताया कि एनाटॉमी इसमें पूरी चेंज कर देते हैं। जहाँ पे ग्लेनॉइड फोसा था उसको, वो सॉकेट को हम बॉल की तरह यूज़ करते हैं, और जहाँ बॉल थी ह्यूमरल हेड उसको हम सॉकेट बना देते हैं। The socket component is attached to the upper arm bone humerus. This design allows the stronger deltoid muscle to lift the arm. इस डिज़ाइन से जो हमारी डेल्टॉइड मसल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आर्म को लिफ्ट कर पाती है, कंपेंसेटिंग फॉर द टॉर्न रोटेटर कफ एंड इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी। तो डेल्टॉइड मसल स्ट्रांग होके यहाँ पे हमारी जो टॉर्न रोटेटर कफ मसल्स हैं उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सो व्हाट इज़ द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ रोटेटर कफ इंजरी? इनिशियल फेज में, मतलब 0 to 3 वीक्स में हम इलेक्ट्रोथेरेपी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फॉलो करते हैं, तो उसमें मॉडलिटीज़ यूज टू मैनेज एंड रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। सो इसमें हम मॉडलिटीज़ यूज़ करेंगे जो कि पेन को कम करें और इन्फ्लेमेशन को।
पैसिव रेंज ऑफ मोशन, हम पैसिवली पेशेंट के आर्म को लिफ्ट करेंगे। थेरेपिस्ट मूव्स द आर्म क्रूशल ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक टू प्रिवेंट स्टिफनेस। अब इसमें मूवमेंट, एक क्वेश्चन सबके माइंड में अराइज हुआ होगा कि अगर इंजरी हो रखी है तो हमें मूवमेंट नहीं करना है। नहीं, गलत है ये। अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारा जॉइंट इतना ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा कि आगे फिर हमें उस मूवमेंट को लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करते हुए चलेंगे। सो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन है, नो एक्टिव एक्सरसाइजेस और लिफ्टिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 वीक्स टू प्रोटेक्ट हीलिंग टिश्यूज। इसमें हम स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि हम एक्टिवली मूवमेंट को परफॉर्म नहीं करेंगे, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारी जो रोटेटा कफ है वो हील हो रही है। फोकस ऑन हीलिंग एंड प्रोटेक्टिंग द रिपेयर इफ पोस्ट सर्जरी। अगर पोस्ट सर्जरी है तो सेम हम यही फॉलो करेंगे कि हम हील होने देंगे और रिपेयर को प्रोटेक्ट करेंगे। रिहैबिलिटेशन प्रोग्रेशन में फेज 2 में हम 3 वीक के बाद 0 to 3 वीक्स मैंने आपको बताया पहले, वही मॉडलिटीज से, और रेस्ट्रिक्ट करेंगे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को और पैसिव रेंज ऑफ मोशन फॉलो अप करेंगे कि स्टिफनेस ना आए। 3 हफ्ते बाद हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे रेंज ऑफ मोशन को धीरे धीरे। इनिशिएशन ऑफ एक्टिव, असिस्टेड एंड इवेंचुअली एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले एक्टिव असिस्टेड, जो थेरेपिस्ट होगा वो साथ में पेशेंट के करवाएंगे खुद मूवमेंट और बोलेंगे कि आप लिफ्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो दैट इज एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज। एंड उसके बाद एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस पेशेंट खुद परफॉर्म करेंगे, मतलब वो खुद अपना लिफ्ट करेंगे बिना किसी हेल्प। फेज 3 में 12 to 24 वीक्स के बाद फोकस शिफ्ट टू स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अब एक्टिवली अगर परफॉर्म कर पा रहा है पेशेंट सारी एक्सरसाइजेस और मूवमेंट्स, तो हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की तरफ आगे जाएंगे। ग्रेजुअल एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड वेट एज टॉलरेटेड, और धीरे धीरे थेरेपिस्ट रेजिस्टेंस लगाना स्टार्ट करेंगे और उतना ही वेट देंगे जितना पेशेंट टॉलरेट कर पाए। What are the key takeaways? Rotator cuff is essential for stabilizing the shoulder. Injury risk and prevalence increase significantly with age. MRI बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इमेजिंग टूल है एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए। फिजियोथेरेपी एक मेजर प्राइमरी रोल दिखाती है रिकवरी में। सर्जरी इज जनरली रिजर्व फॉर सिवियर एक्यूट और अनरिस्पॉन्सिव केसेस। सर्जरी सिर्फ हम उन केसेस में परफॉर्म करेंगे जिसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like it, share it and subscribe the Physiopath by Ruchi. Thank you.